विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अभी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा साइंस का है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट क्लास में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम मेटल्स और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करें। वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स इन द फॉलोइंग सेक्शंस 3.2.1 टू 3.2.4। तो यहाँ से लेकर के 3.2.1 से 2.4 तक हम मेटल्स और की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे। For this, collect the samples of following metals: aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी के लिए हम कुछ मेटल्स को कलेक्ट करेंगे, जैसे है एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम। इन सबको कलेक्ट करेंगे। नाउ कहता है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर। जब मेटल को हम एयर में बर्न करेंगे तो क्या होगा। We have seen in activity 3.8 that magnesium burns in air with a dazzling white flame। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि जब मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हैं तो dazzling white flame उससे रिलीज होता है। Do all metals react in the same manner? क्या सभी मेटल ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। Let us check by performing the following activities। तो इसको चेक करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ फॉलो करते हैं। पहला है एक्टिविटी 3.9। ये क्या कहता है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। तो ठीक है, टीचर के असिस्टेंस में आप करेंगे इस एक्टिविटी को। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन। तो इस एक्टिविटी को करने से पहले आई प्रोटेक्शन आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी में क्या करना है, होल्ड एनी ऑफ द सैम्पल्स taken above with a pair of tongue and try burning over a flame। तो अब जो सब्सटेंसेस आपने लिए थे उन सब सब्सटेंसेस में से किसी एक सब्सटेंस को आपको लेना है और उसके बाद में उसे टोंग की हेल्प से पकड़ना है और उसके बाद उसको बर्न करना है। रिपीट विद द अदर मेटल्स। तो और जो सैम्पल्स आपने लिए हैं उन सब को भी इसी प्रोसेस से उसको भी बर्न करना है। कलेक्ट द प्रोडक्ट और इफ़ फॉर्म्ड। तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं उसको आपको कलेक्ट करना है। लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। उसको ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देना है। विच मेटल्स बर्न ईजीली। तो जो मेटल्स आपने लिए थे उनमें से कौन सा ईजीली बर्न हो गया। वॉट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्नड। तो जब मेटल बर्न कर रहा था तो वो जो फ्लेम था उस फ्लेम का कलर क्या था। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। तो जलने के बाद में मेटल सरफेस कैसा दिख रहा था। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो हमारे जो मेटल है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको उसके रिएक्टिविटी में को अरेंज करना है। आर द प्रोडक्ट्स सॉल्यूबल इन वाटर। तो ये जो प्रोडक्ट बने वो क्या वाटर में सॉल्यूबल थे। तो आपने क्या देखा, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। तो जितने भी मेटल्स थे वो जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किए तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म किए। तो ये हमारा इक्वेशन है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो ये मेटल का ऑक्साइड बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल, when copper is heated in air, it combines with oxygen to form copper to oxide and a black oxide। तो ये जब हमारा कॉपर को हीट किया गया है एयर में, तो एयर के साथ में जब ये कंबाइन किया, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन किया तो ये कॉपर ऑक्साइड बना गया। और ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। ये है इसका इक्वेशन, Cu यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये बनाया है कॉपर टू ऑक्साइड CuO। सिमिलरली एल्युमिनियम फ्रॉम एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम जब रिएक्ट करता है तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। एल्युमिनियम के लिए फॉर्मूला है Al। तो ये हमारा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया है 3O2, ये बनाया है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2
चैप्टर 2 में आपने जो पढ़ा था एक बार उसको ध्यान से याद करेंगे। हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। वी हैव लर्नड दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं ये नेचर में बेसिक होते हैं। बट सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। लेकिन कुछ मेटल्स की बात करें जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये जो हैं ये दोनों क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस salt and water are known as amphoteric oxides। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं और साथ में क्या करते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विथ एसिड्स एंड बेसिस। तो हमारे पास में एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है, तो ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, AlCl3 और साथ में वाटर यानी H2O। उसी तरह से फिर से ये रिएक्ट किया है Al2O3 NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट कराया तो ये क्या बना है, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 और साथ में वाटर यानी H2O बना रहा है। आगे लिखता है मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर। लेकिन कुछ जो है वो पानी में घुल जाते हैं टू फॉर्म अल्कली। और जो पानी में घुल जाते हैं वो क्या बनाते हैं, अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कली एज फॉलो। तो हमारे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं और अल्कली बनाते हैं। तो उसके लिए आपके पास में इक्वेशन है, जैसे है Na2O, ये है सोडियम ऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर के क्या बनाया है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक अल्कली है। नेक्स्ट है पोटेशियम ऑक्साइड K2O, जो वाटर के साथ मिक्स किया है H2O के साथ में, तो क्या बनाया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये हमारा एक अल्कली है। नेक्स्ट है we have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same rate। तो हमारे जो मेटल्स हैं 3.9 एक्टिविटी में हमने देखा था कि सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ सेम रेट से रिएक्ट नहीं करते हैं। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो डिफरेंट मेटल्स जो है ऑक्सीजन के टूवर्ड्स डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ शो करते हैं। Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open। तो हमारा मेटल पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो ये जो है अगर इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप इसको छोड़ दोगे तो ये क्या होता है, मतलब रिएक्ट कर जाते हैं और विगरसली ये मतलब जलने लगते हैं। Hence to protect them and to prevent accidental fire they are kept immersed in kerosene oil। और इसको इसकी बर्निंग से बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए इसको खुले में नहीं रख करके इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में इसको डीप करके हम लोग रखते हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर the surfaces of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead etc. are covered with a thin layer of oxide। तो आप जनरल आप देखोगे कि हमारे पास में ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हमारे जो मेटल होते हैं इनके जो सरफेस होते हैं उस पर एक लेयर चढ़ जाती है। जैसे कि मैग्नीशियम पर एक लेयर चढ़ जाएगी ऑक्सीजन की, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। एल्युमिनियम पर एक लेयर आ जाएगी तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो जाएगा। जिंक पर लेयर आएगी तो जिंक का ऑक्साइड हो जाएगा। तो इस तरह से इसके ऑक्साइड्स की एक लेयर इसके ऊपर में बन जाती है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर में आती है तो ये क्या करती है, इसको फर्दर ऑक्सीडेशन से मेटल्स को बचाने का काम करती है। Iron does not burn on heating, but iron filling burn vigorously when sprinkled in a flame of burner। तो आयरन को जब आप हीट करते हो तो आयरन जो है
ये बर्न नहीं करता है यानी नहीं जलता है। लेकिन जब आयरन फिलिंग्स की बात करते हो तो इसको जब आप बर्नर पर स्प्रिंकल करोगे तो ये विगरसली बर्न करने लगता है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर जलता नहीं है, बट द हॉट मेटल इज coated with a black colored layer of copper to oxide. Silver and gold do not react with oxygen even at high temperature. तो ये सभी चीज़ें जो है ये हमारा ऑक्सीजन के साथ में बहुत हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करती हैं। अब आगे आपको डू यू नो सेक्शन में आपको एक चीज़ दिया है एनोडाइजिंग के बारे में। एनोडाइजिंग क्या होता है? तो एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के ऊपर में ऑक्साइड की एक थिक लेयर को फॉर्म करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है एनोडाइजिंग। एल्युमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर ओवर व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। तो एल्युमिनियम को जब खुली एयर में आप इसको छोड़ दोगे तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड का थिन लेयर जम जाता है। दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। तो ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग इसके ऊपर में आई ये इसको फर्दर कोरोजन से बचाती है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। तो ये इसको मतलब फर्दर इसको क्या करते हैं इम्प्रूव किया जाता है। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो ये ऑक्साइड लेयर को और भी ज़्यादा ठीकर बनाया जाता है। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो एनोडाइजिंग के जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में क्या करते हैं क्लीन एल्युमिनियम का जो आर्टिकल होता है उसके ऊपर क्या कहते हैं एनोड को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। एनोड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इलेक्ट्रोलाइज करवाया जाता है। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड एट द एनोड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन गैस यहाँ पर जो इवॉल्व होता है तो यहाँ पर क्या होता है एनोड एल्युमिनियम के साथ में रिएक्ट करता है जिस वजह से ऑक्साइड का एक थिकर लेयर इसके ऊपर में जम जाता है। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्युमिनियम आर्टिकल्स एंड अट्रैक्टिव फिनिश। तो ये जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है इसके ऊपर में तो ये जो ऑक्साइड लेयर को है इजीली हम लोग इसको डाई कर सकते हैं यानी कलर कर सकते हैं। इस वजह से एल्युमिनियम का जो आर्टिकल होता है जो भी सामान होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव उसका जो अट्रैक्टिव उसमें वो दिखलाई पड़ता है। आगे लिखा है आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 you must have observed that sodium is the most reactive of the samples of metals taken here। तो 3.9 एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद आपको पता चला होगा कि सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विगरस इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट अ रिएक्टिव नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। तो बात करें हमारा मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम जो है हमारा सोडियम के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक आयरन कॉपर और लेड। तो इसको यहाँ पर सिर्फ बर्न करने से हमें नहीं पता चलता है कि ये रिएक्टिविटी इसकी कैसी हो रही है, कौन सा हायर रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है कौन सा कहाँ है। तो लेट अस सी सम मोर रिएक्शंस टू अराइव एट अ कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल्स। तो इन मेटल की ऑर्डर को फाइंड करने के लिए कुछ और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। तो आइए एक्टिविटीज़ देखते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। तो मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ये जो एक्टिविटी है इसे भी आपको टीचर्स के असिस्टेंस में ही करनी है। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ सेम मेटल्स इन एक्टिविटी 3.9। तो एक्टिविटी में आपने जो सैम्पल्स अरेंज किए थे उसी सैम्पल्स को आपको फिर से यूज़ करना है कलेक्ट करना है। पुट स्मॉल पीसेस ऑफ द सैम्पल्स सेपरेटली इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ कोल्ड वाटर। तो एक बीकर लेना है वो कोल्ड वाटर से उसको हाफ फिल करना है उसमें सैम्पल के पीसेस को सेपरेटली पुट करना है। विच मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो इनमें से कौन सा मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विथ कोल्ड वाटर।
तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी रिएक्टिविटी को आपको अरेंज करना है। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, क्या इनमें से ऐसा कोई मेटल था जो कि पानी में जाने के बाद में जिसमें कि आग लग जाती है। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, क्या इनमें से कोई ऐसा मेटल था जो कि कुछ टाइम के बाद फ्लोट करने लगा वाटर में। पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विथ हॉट वाटर, तो इनमें से कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किए होंगे, तो इसको हॉट वाटर के साथ में भी चेक करेंगे। फॉर द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर अरेंज द apparatus as shown in figure 3.2 and absorb their reaction with steam। तो अब ये मेटल, अगर कुछ मेटल आपका हॉट वाटर के साथ में भी रिएक्ट ना करें तो इसको क्या करना है, फिर से कलेक्ट करके इसको स्टीम के साथ में रिएक्ट करा के देखना है। विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम, इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि स्टीम के साथ में भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विथ वाटर, तो मतलब फिर से मेटल्स को हम लोग आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये आपका सेटअप है, इस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। ये है वाटर, तो आपको पहले क्या करना है, कूल वाटर लेना है, फिर आपको हॉट वाटर लेना है, नहीं होता है तो फिर लास्ट में आपको क्या लेना है, स्टीम के थ्रू आपको ये जो पूरा का पूरा एक्टिविटी है इसको परफॉर्म करना है। लिखा है मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो यानी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये है इक्वेशन, मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हुआ है। नेक्स्ट लिखता है मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, तो वैसे मेटल जो वाटर में सॉल्यूबल थे वो पानी में डिज़ोल्व हो गए और मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किए। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो लेकिन ऐसा था कि सारे के सारे मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाए। तो ये जो मेटल ऑक्साइड था, यहाँ पर ये जो मेटल ऑक्साइड बना था जो वाटर में सॉल्यूबल था, ये फिर से वाटर मेटल ऑक्साइड को वाटर से जब हम रिएक्ट कराएं तो क्या बना है, इसका मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। नेक्स्ट है मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, तो कुछ मेटल हमारे पास में थे जो पोटेशियम थे, सोडियम थे, ये वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट कर रहे थे। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो ये जो रिएक्शन था वो काफ़ी वायलेंट और एक्सोथर्मिक था, यानी कि हीट रिलीज हो रहा था। दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर, तो इससे जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था इमीडिएटली इसमें फायर कैच कर जा रहा था, आग लग जा रही थी। तो ये हमारा इक्वेशन था, पोटेशियम प्लस वाटर के साथ में ये रिएक्ट किया तो ये बनाया है KOH और साथ में हाइड्रोजन गैस, और साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था तो काफ़ी मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। सोडियम की बात करें तो ये भी हमारा वाटर के साथ में रिएक्ट किया तो हमारे पास में ये क्या बनाया है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाया और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, यानी काफ़ी मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। आगे लिखता है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज़ लेस वायलेंट, तो कैल्शियम जब वाटर के साथ में रिएक्ट किया तो ये लेस वायलेंट था। द हीट इवॉल्व्ड इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, यहाँ से जो हीट इवॉल्व हो रही थी हाइड्रोजन गैस के लिए इसमें आग नहीं लग रही थी। तो ये है कैल्शियम जब वाटर के साथ में रिएक्ट किया Ca+H2O तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल टू साथ में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस, जो कि इजीली फायर कैच नहीं कर रही थी। आगे लिखता है कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल, तो कैल्शियम जो था वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स थे वो जो गैस फॉर्म कर रहे थे वो उसके सरफेस पर स्टिक हो गए थे, चिपक गए थे, मेटल के सरफेस पर चिपक गए थे, इस वजह से वो फ्लोट कर रहे थे। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम की बात करें तो वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहा था।
It reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है. इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस. तो ये जो है मैग्नीशियम ये फ्लोट भी करने लगता है. क्यों फ्लोट कर रहा है, क्योंकि इसके पास में जो हाइड्रोजन के बबल्स थे, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स थे ये इसके सरफेस पर स्टिक हो गए थे, चिपक गए थे. मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर. तो हमारे पास कुछ मेटल्स थे जो एल्युमिनियम हो गए, आयरन हो गए, जिंक थे, ये तो ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे. बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन. लेकिन ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे थे, और क्या बना रहे थे, मेटल ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन बना रहे थे. तो ये हमारा इक्वेशन है. एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बनाया है, Al2O2, और साथ में क्या बनाया है, हाइड्रोजन गैस. फिर आयरन की बात करें तो ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके बनाया क्या, Fe3O4, साथ में वाटर बनाया है. मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल. तो हमारे पास कुछ और भी मेटल्स थे जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे. आगे लिखता है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड. अब मेटल को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, क्या हुआ हमने देखा. अब है कि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा. यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो ये है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, ये जब रिएक्ट किया है आपस में तो क्या बनाया है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, लेट्स फाइंड आउट. लेकिन क्या सभी मेटल ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, चलिए इस बात का पता लगाते हैं. एक्टिविटी 3.11, इसमें क्या है, कलेक्ट ऑल द मेटल सैम्पल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन. तो जितने भी मेटल्स आपने पहले यूज़ किए हैं उनको फिर से कलेक्ट करना है. अब सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके बाकी के सारे सैंपल्स आपके पास होने चाहिए. इफ़ द सैंपल्स आर टार्निश्ड, रब देम एंड क्लीन विथ सैंड पेपर. अगर सैंपल्स जो है वो थोड़ा ख़राब हो गया है तो उसको क्या करना है, क्लीन करना है सैंड पेपर से, और उसके बाद उसको यूज़ करना है. कॉशन, डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम एज दे रिएक्ट विगरसली इवन विथ कोल्ड वाटर. पोटेशियम और सोडियम को हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारा वाटर, कोल्ड वाटर के साथ में भी विगरसली रिएक्ट कर जाते हैं. पुट द सैम्पल्स सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो इसको जो सैम्पल्स आपने लिए हैं उसको डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में सेपरेटली आपको लेना है, और उस टेस्ट ट्यूब में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लेना है. सस्पेंड थर्मोमीटर इन द टेस्ट ट्यूब. थर्मोमीटर में आपको टेस्ट ट्यूब में आपको थर्मोमीटर लगाना है सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड. तो थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो एसिड के में डिप होना चाहिए, इस तरह से आपको उसको सस्पेंड करना है. ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली. तो उसके बाद जो बबल फॉर्म करेगा उसको ध्यान से आपको देखना है. विच मेटल रिएक्टेड विगरसली विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो कौन सा ऐसा मेटल था जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ विगरसली रिएक्ट किया है. विथ विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर. कौन सा ऐसा मेटल था जिसका कि हाईएस्ट टेम्परेचर था. अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ डाइल्यूट एसिड्स. तो इन सारे मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है. राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो आपको रिएक्शंस आपको लिखने हैं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड. तो कोई भी मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट किया तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं किया था. इट इज़ बिकॉज HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नाइट्रिक एसिड हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड itself gets reduced to any of the nitrogen oxides. तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और उसके बाद में इसको अपने आप को रिड्यूस करके ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है. बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. तो वहीं बात करें मैग्नीशियम की या मैंगनीज की, तो ये हमारा डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है. You must have observed in activity 3.11 that the rate of formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium. तो मैग्नीशियम के केस में जो हमारा बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा था वो काफ़ी फास्ट था. The reaction was also the most exothermic in this case. तो इस केस में जो रिएक्शन था इसमें काफ़ी मात्रा में हीट निकल रही थी, यानी कि ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन था. द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर. तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी का सीरीज़ यहाँ पर बनाया गया था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे हाईएस्ट था मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक एंड देन आयरन. इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेंडेड अनचेंज्ड. तो कॉपर के केस में किसी तरह का कोई भी बबल का फॉर्मेशन नहीं हुआ था और इस केस में टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ था. दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl. यहाँ से ये पता चलता है कि कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट नहीं करता है. आगे यहाँ पर एक्वारेजिया के बारे में बताया है. एक्वारेजिया क्या होता है, लैटिन ऑफ रॉयल वाटर, लैटिन फॉर रॉयल वाटर. ये जो एक्वारेजिया है ये एक लैटिन वर्ड है, रॉयल वाटर इसके लिए यूज़ किया जाता है. Is aquaregia is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. तो एक्वारेजिया में हमारे पास में दो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से एक्वारेजिया बना है. एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. ये दोनों 3:1 की रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, तब जाकर के एक्वारेजिया का फॉर्मेशन होता है. It can dissolve gold even though neither of these acids can do so alone. तो ये जो है डिज़ोल्व कर लेता है किसको, गोल्ड को भी अपने आप में डिज़ोल्व कर लेता है सेपरेटली. तो अगर आप देखोगे तो सेपरेटली ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने आप में गोल्ड को डिज़ोल्व कर पाएगा, ना नाइट्रिक एसिड. लेकिन इन दोनों को जब 3:1 के प्रपोर्शन में आप मिला दोगे तो ये गोल्ड को अपने आप में डिज़ोल्व कर लेगा. Aquaregia is a highly corrosive fuming liquid. तो एक्वारेजिया एक हाईली कॉरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड है. इट इज़ वन ऑफ द फ्यू reagents that is able to dissolve gold and platinum. तो ये एक कुछ ऐसे reagents में से एक है जो कि गोल्ड और प्लैटिनम को भी अपने आप में क्या कर लेता है, डिज़ोल्व कर लेता है. तो ये हो गया एक्वारेजिया. कैसे बनता है, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को 3:1 के रेशियो में मिलाने से एक्वारेजिया का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स. तो कैसे मेटल्स हमारा जो है किस तरह से रिएक्ट करते हैं दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ में. तो इसके लिए एक्टिविटी है एक्टिविटी 3.12. ये कहता है टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल. तो एक कॉपर का वायर, क्लीन कॉपर का वायर लेना है और साथ में एक आयरन नेल लेना है. पुट द कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टेकन इन द टेस्ट ट्यूब. तो कॉपर वायर का सॉल्यूशन को लेना है और साथ में क्या है, आयरन सल्फेट लेना है और आयरन नेल भी सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में और लेना है और साथ में एक टेस्ट ट्यूब लेना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस आफ्टर 20 सेकेंड. और उसके बाद में 20 सेकेंड के बाद में आपको ये अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है. तो इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट द रिएक्शन हैज़ अकर्ड. तो कौन से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है ये आपको फाइंड करना है.
ऑन वॉट बेसिस कैन यू से दैट अ रिएक्शन हैज़ एक्चुअली टेकन प्लेस, तो किस बेसिस पर आप बता सकते हो कि यहाँ पर रिएक्शन हुआ है। कैन यू को रिलेट योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द एक्टिविटीज़ 3.9, 10, 11, तो क्या इनके साथ को रिलेट कर सकते हो। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट कैन हैज़ टेकन प्लेस, तो यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो किस टाइप का रिएक्शन था ये लिखना है। तो ये हमारा सेटअप था। यहाँ पर क्या किया गया है, आपके पास में ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये दूसरा है टेस्ट ट्यूब जिसमें कि आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में आयरन की नील डाली गई है, जिसे कॉर्क और थ्रेड के हेल्प से इसको फिक्स कर दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक कॉपर की वायर डाली गई है और इसे थ्रेड और कॉर्क की हेल्प से इसे फिक्स कर दिया गया है। आगे लिखा है रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म, तो यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। वी हैव सी in the previous section that all metals are not equally reactive, तो हम देख चुके हैं कि सभी metals equally reactive नहीं होते हैं। We checked the reactivity of various metals with oxygen, water and acids, but all metals do not react with these reagents, तो हम जो है रिएक्टिविटी को हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं ऑक्सीजन के साथ में, वाटर और एसिड के साथ में, लेकिन सभी मेटल्स जो है वो एक दूसरे के साथ मतलब मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ दिस रिएजेंट, तो ये सभी जो है रिएजेंट्स के साथ में, इन सभी रिएजेंट्स के साथ में मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं। सो वी वर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैम्पल्स वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, तो इस वजह से क्या होगा कि हम लोग मेटल्स के सैम्पल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज़ में नहीं अरेंज कर सकते हैं। Displacing reactions situated in chapter 1 give better evidences about the reactivity of metals, तो reactivity of metals के बारे में हम chapter 1 के थ्रू easily हम पता कर सकते हैं। It is simple and easy if metal A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B, तो अगर सिंपली इसको कह सकते हैं कि A हमारा B मेटल को डिस्प्लेस कर देगा तो ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा है कि मेटल ए हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी के साथ में रिएक्ट किया है, तो ये क्या बना रहा है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए का सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया और साथ में मेटल बी बना लिया था। तो विच मेटल, कॉपर और आयरन इज़ मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन, तो आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। आगे लिखता है द रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में आपको बताया गया है और इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखता है द रिएक्टिविटी सीरीज़ इज़ द लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ को डिक्रीजिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया गया है। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस activities 1.9 and 3.12, the following series known as the reactivity or activity series have been developed, तो हमने अभी तक जितने भी डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट किए थे तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें मिली। तो सबसे पहले क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमारे पास में कौन सा होता है, पोटेशियम, और ये जो है ये लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है, ये कौन सा है, गोल्ड। तो ये मोस्ट रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की ओर हम लोग आ रहे हैं, तो ये जो रिएक्टिविटी है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी गई है, इसे याद रखना है। तो सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम, उससे कम कौन सा है, सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसे आपको बाय एनी हाउ इसे याद करना है। आगे हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों इमर्स करके रखते हैं, क्यों डुबा करके रखते हैं। आंसर है सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड कंबाइन एक्सप्लोजिवली विथ एयर एज वेल एज वाटर। तो सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत ही रिएक्टिव मेटल होते हैं और हमारा एयर और वाटर के साथ में ये काफ़ी एक्सप्लोसिव वे में ये कंबाइन कर जाते हैं। हैंस दे कैच फायर इफ़ दे केप्ट इन ओपन। इसीलिए इसको अगर हम खुले में छोड़ देंगे तो इसमें आग लग जाती है। Therefore, to prevent accidental fires and accidents, sodium is stored in kerosene oil. तो किसी भी एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम को केरोसिन में डिप करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विथ स्टीम। तो आयरन स्टीम के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और दूसरा है कैल्शियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो ये है आयरन Fe और साथ में स्टीम यानी H2O रिएक्ट किया तो क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है Fe3O4 और साथ में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन H2 बन रहा है। नाउ कैल्शियम और पोटेशियम साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बन रहा है, यह है कैल्शियम और ये है पोटेशियम, और कैल्शियम को वाटर के साथ में हम रिएक्ट कराएं तो ये बना है CaOH2, साथ में हाइड्रोजन गैस और साथ में हीट रिलीज होगी। वहीं पोटेशियम की बात करें हैं तो ये पोटेशियम K और साथ में वाटर है H2O। जब ये रिएक्ट किया तो क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और साथ में हाइड्रोजन गैस और साथ में हीट रिलीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये कहता है सैम्पल्स ऑफ 4 मेटल्स A, B, C and D वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशंस 1 by 1। तो हमारे पास में कुछ सैंपल है मेटल के A, B, C और D और इसको क्या किया है, कुछ सॉल्यूशंस में डाला गया है। द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हैव बीन टेबुलेटेड एज फॉलोज। तो जो सॉल्यूशन है उसको हम टेबल के फॉर्म में इस तरह से लिख रहे हैं। तो हमारे पास में A में है आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट दिया गया है, और फिर है कॉपर सल्फेट दिया है और जिंक सल्फेट आपके पास में है, और लास्ट में आपके पास में है सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है। तो हमारा ए सब्सटेंस जो है ये जब आयरन सल्फेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। वहीं ए सब्सटेंस जब हमारा कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहीं ए जब हमारा जिंक सल्फेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा ये बताना है, और ए जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये बताना है। तो फर्स्ट केस में ए जो है ये आयरन सल्फेट के साथ में रिएक्ट किया है तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। तो इसमें से क्या क्या बताना है, यूज़ द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स A, B, C एंड D। तो मेटल्स के बारे में आपको बताना है। पहला है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो हमारा एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब हमारा ए सब्सटेंस आयरन सल्फेट के साथ में रिएक्ट किया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ए जो है वो लेस रिएक्टिव है, आयरन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। दूसरा था आपका ए जब कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट किया है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब है ए जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर है बी FeSO4 के साथ में रिएक्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो किया। इसका मतलब है कि बी जो है वो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है आयरन के कंपैरिजन में। फिर है बी जिंक सल्फेट के साथ में जब इसको रिएक्ट कराया जाता है तो किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि बी जिंक के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है। फिर सी के बारे में बात करें तो सी जब हमारा FeSO4 के साथ में रिएक्ट इसको करवाया जाता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि सी लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है आयरन के कंपैरिजन में। फिर सी को जब CuSO4 के साथ में रिएक्ट कराया गया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि सी लेस रिएक्टिव है, कॉपर से लेस रिएक्टिव है। फिर सी को जब जिंक सल्फेट से रिएक्ट कराया गया तो अगेन कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सी जिंक से भी कम रिएक्टिव है। फिर सी को AgNO3 के साथ में रिएक्ट कराया गया तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। इसका मतलब सी जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर डी को FeSO4, CuSO4, ZnSO4 और AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पर कोई
कोई भी रिएक्शन, इन चारों केसेस में कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि डी जो है ये लेस रिएक्टिव है। आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर इन सब से कम रिएक्टिव है डी, इसलिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको करना क्या था, विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो यहाँ पर इन सब में कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है अभी तक तो आपको पता चल गया है। फिर इसको क्या करना है सेकेंड में, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ़ बी इज़ एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट। तो इनके आंसर्स भी मिल गए होंगे। अरेंज द मेटल्स ए बी सी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज़, तो इसको डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस कौन सा था, जिंक, फिर आपका निकला है बी, फिर Zn, फिर बी, फिर निकला है Fe, फिर ए, फिर Cu, फिर सी एंड देन Ag, फिर डी। तो यहाँ पर हाईएस्ट मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव में हमने अरेंज किया अब तक जो एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, तो बी हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। फिर है कौन सा सब्सटेंस ऐड किया गया था, यही क्वेश्चन था ना। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ़ बी इज़ एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट। तो बी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इफ़ बी इज़ एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट देन इट वुड डिस्प्लेसेस कॉपर। तो ये क्या होगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि बी जो है ये कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। देख रहे हैं ना, बी ऊपर आ रहा है, कॉपर से ऊपर है। तो ये हो गया बी प्लस CuSO4, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। उसके बाद में अरेंज करना था सबको, तो द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज़ में इसको अरेंज किया गया है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, बी, उससे कम कौन सा है, ए, उससे कम कौन सा है, सी, और सबसे कम कौन सा है, डी। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच गैस इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। तो कोई रिएक्टिव मेटल के साथ डाइल्यूट HCl को मतलब रिएक्ट करवाते हैं या उसमें ऐड करते हैं तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पर जब आयरन डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन आपको लिखना है। तो आंसर क्या है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पर जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी रिएक्टिव मेटल से किसी रिएक्टिव मेटल में ऐड किया जाता है तो हमारे पास में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। When iron reacts with dilute H2SO4, iron 2 sulfate with the evolution of hydrogen gas is formed। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। तो ये हमारा इक्वेशन है, Fe प्लस H2SO4 क्या बनाया, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है What would you observe when zinc is added to a solution of iron to sulfate। तो जिंक जब आयरन टू सल्फेट के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या होता है। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो आंसर क्या है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयरन। जिंक आयरन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देयरफॉर इफ जिंक इज़ एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन टू सल्फेट देन इट वुड डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो अगर जिंक को हम लोग किसी सॉल्यूशन में आयरन टू सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या करेगा कि ये इस सॉल्यूशन में क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये हमारा इक्वेशन क्या है, जिंक प्लस FeSO4। तो क्या करेगा, जिंक जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए आयरन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर आ जाएगा और नया सब्सटेंस क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस आयरन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट हमारे DU के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।